हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि कंटिन्यू कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण, तो आज भी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं उन कि हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इनको पढ़ नहीं रखा है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी होगी। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं मुझे सोशल साइंस ना बहुत टफ पड़ता है, सोशल साइंस में नंबर क्यों कम आते हैं। लेकिन क्या होता है, ये रीज़न इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। चीज़ें तो आपको पता है लेकिन कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए आप लोग देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्या करते हैं, स्किप करके नहीं देखते हैं। ठीक है। और आप लोग भी कमेंट क्या कीजिए कि आंसर कौन सा है। भले गलतियां हो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं करते हैं तो अपने रफ पे आप ज़रूर लिखें कि भाई ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये सही है, उसका वो सही। इस तरह से आप लोग करें। फिर उसके बाद आप मैच करें कि हमारे कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। ठीक है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका जो होता है ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और भाई हम आपको मोटिवेट करते हैं और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमें मोटिवेट करें। तो ऐसा तो है नहीं आपको और कुछ करना पड़ता है या कोई फीस जमा करनी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक लाइक ही तो करना रहता है ना। और भाई चैनल पे अगर नए हैं और अभी विजिट किया, ये आपकी पहली क्लास है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, देखिए सीरीज के अकॉर्डिंग 88 है, लेकिन आज आपका जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो 319 हो जाता है, 375 हो जाता है, 380 और 365, ये आपका हो जाता है 35। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 319, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो राइट है। यानी गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष 319 है। अगर बात की जाए तो गुप्त संवत गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया पंचांग या कैलेंडर था। और गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाते हैं? तो श्री गुप्त जी हो जाए, यानी श्री गुप्त हो जाते हैं। और गुप्त वंश के आखिरी राजा, क्योंकि भाई देखिए स्टार्टिंग किसने की, संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के आखिरी यानी अंतिम कौन? तो विष्णुगुप्त। आप लोग याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से इसको समझना है। दशावतार मंदिर है कहाँ है? भूमरा से, यानी यहाँ पे से नहीं है, में है ना, क्योंकि कहाँ पे है यानी भूमरा में है। देवगढ़ में, खजुराहो में, भीतरगांव में, कहाँ पर है? तो दशावतार का जो मंदिर हो जाता है वो देवगढ़। देवगढ़ यानी कि जो आपका बा ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, लक्ष्मण सेन ने की थी, गोपाल ने की थी या देवपाल ने की थी? तो पाल वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी कि गोपाल हो जाते हैं। और पाल वंश की स्थापना देखिए राजा गोपाल प्रथम ने की थी, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं गोपाल प्रथम, गोपाल द्वितीय, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि प्रथम है या द्वितीय है। ठीक। तो प्रथम ने की थी। और उनका शासनकाल, अगर शासनकाल की बात की जाए तो 750 से 770 ईस्वी के बीच था। और पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बिहार और आपका बंगाल में शासन किया। कहाँ कहाँ शासन किया? तो बिहार और बंगाल में। और अगर बात की जाए टाइम की तो पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी कौन सी शताब्दी, तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको राइट यही करना है, 8वीं से 12वीं शताब्दी। और जो ये नोट्स यानी जो हम पॉइंट्स बताते चलते हैं ना, तो इनको आप लोग नोट्स जरूर बनाया कीजिए, क्योंकि क्या होता है ये आपके जो नोट्स होते हैं ना बहुत आपके ना सच्चे साथी होते हैं। जब आप
जब रिवीजन करने बैठते हैं और उसको आप नोटबुक अपनी खोल के देखते हैं तो आपकी पहले से देखिए तैयारी तो हो रखी है, सिर्फ रिवीजन ही बाकी है। फिर आप उसको जब सरसरी नज़र से देख लेते हैं तो चीज़ें आपको फिर से याद हो जाती, फिर से ताज़ा हो जाती हैं और फिर आप लोग अच्छे से क्या कर पाते हैं, परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो नोट्स भी आप लोग बनाया कीजिए और ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत लोग होते नहीं, बोलते हैं कि तुमने ये पढ़ रखा है तो तुमको हर एक चीज़ आती होगी। ऐसा नहीं, हर एक चीज़ आती भी है लेकिन कहते नहीं सब चीज़ें नहीं आती, बहुत चीज़ें आती हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने एक बार पढ़ा और उसको फिर आपने कभी नहीं देखा है ना, कभी ऐसा हो जाता है तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हम भूल जाते हैं। तो इसमें भी एक थोड़ी दिक्कत रहती है। और जब हम रिवीजन करते रहते हैं तो वो चीज़ें हमारी ताज़ा रहती हैं और हमारे जो माइंड में ना वो सेट हो जाती हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया की, ख्वाजा यहाँ पे देखिए निज़ामुद्दीन औलिया है, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार का की, या ख्वाजा सलीम चिश्ती कौन हो जाते हैं? तो अजमेर में देखिए जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। और ये दरगाह की अगर बात की जाए तो कहाँ, तो राजस्थान के अजमेर शहर में है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो किस ग्रंथ की रचना की, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, किताबुल रहला की, शहनामा की, रास्तरंगड़ी की, या किताबुल हिंद की? किसकी की? तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय किताबुल हिंद, यानी कि जो आपका द ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका हो जाता है अलबरूनी को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। कहा गया किताबुल हिंद, अलबरूनी की बात है ना, अलबरूनी की तो है। तो अलबरूनी की अगर हम बात करते हैं तो अलबरूनी को इडियोलॉजी का संस्थापक और पहले मानव विज्ञानी कहा जाता है। भाई इनकी किताब के बारे में पूछ लिया गया तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है ना। तो संस्थापक है किसके? तो इडियोलॉजी के। और अगर बात की जाए और तो वो ना पहले मानव विज्ञानी कहे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो तथाकथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा आपका तथाकथित दास वंश, है ना। क्योंकि दासों ने क्या किया था, इस वंश की स्थापना की थी, तो दास वंशी कहलाता है ये। पर्याप्त प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, या स्कंदगुप्त से? किससे है? तो पर्याप्त प्रशस्ति जो आपकी हो जाती है वो आपकी जो समुद्रगुप्त है इनसे संबंधित है। और पर्याप्त प्रशस्ति गुप्त काल के राजा समुद्रगुप्त से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला शिलालेख है और इसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखा गया। अगर भाई बात कर ली जाएगी भाई कहाँ पर लिखा गया है, तो इसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आपने पॉइंट यानी थोड़े से पॉइंट के बारे में जाना और क्वेश्चन आपके कितने तैयार हो गए? 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, तुगलक वंश का संस्थापक था? तो फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और खान जहां मकबूल कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा आपका 95 नंबर का जो हो जाता है, तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक ये आपका राइट आंसर है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। और शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। कहाँ तक रहा? तो 1320 से और 1325 तक, ठीक है ना, यहाँ तक रहा। और अगर हम बात करते हैं इसकी, गाजी मलिक या तुगलक गाजी उनका मूल नाम था, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को याद रखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था? तो वारंगल नाम था, देवगिरी नाम था, भद्रा नाम था, विजयनगर नाम था। तो तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था आपका हो जाता है विजयनगर। क्या हो जाता है? तो विजयनगर, यानी कि आपका जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए विजयनगर, ठीक है ना, ये आपका हो जाता है
उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री हेनसोंग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो आपको तो पता है हेनसोंग के बारे में, लेकिन ये किस उद्देश्य से भारत आया इसके बारे में हमें जानना है ना। तो बौद्ध धर्म की प्रतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से आए, या नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उद्देश्य से आए, या भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के उद्देश्य से आए, या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के उद्देश्य से आए? तो कैसे आए? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, यानी आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। और बात करें तो हेनसोंग एक बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान भी, यात्री और अनुवादक भी थे, और जिन्होंने 7वीं शताब्दी में क्या किया, भारत में कदम रखा, यानी वो भारत में आए। कब आए? तो 7वीं शताब्दी, ठीक है ना। कब आए? तो 7वीं शताब्दी में वो क्या है, भारत आए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे देखिए आंसर तो हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन जो है वो राइट आपका हो जाता है। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं तो परतदार शेलों से, रूपांतरित शेलों से, अग्नेय शेलों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? जो 98 है आपका, तो ये अग्नेय शेल हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? अग्नेय शेल हो जाते हैं, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो हो जाता है आपका राइट। आप लोग भी भाई देखिए कमेंट करते रहा कीजिए, और ज़रूर बताया कीजिए कि आपकी कितने क्वेश्चन सही रहे हैं और कितने आज आपके तैयार हुए हैं, है ना। और गलतियां होती है तो कोई बात नहीं, गलतियां ये नहीं होता है कि यहाँ पे गलतियां हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस आप लोग करते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। आपका अगला हो जाता है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है क्या? कुतुब मीनार है, ताजमहल है, हवा महल है, जामा मस्जिद है। तो ये तो आप लोगों का तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कोई होगा, शायद मेरे ख्याल से, वरना तो कोई नहीं ऐसा होगा जिसको ये क्वेश्चन आता ना हो, है ना। तो विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में के नाम में शामिल है जो वो हो जाता है ताजमहल। और ताजमहल की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ। कब हुआ? तो 17वीं सदी में हुआ। और किसने? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी, किसके लिए? पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था ना इसका जो निर्माण करवाया था, तो पत्नी जो है मुमताज महल की याद में करवाया था। और कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उनके 5 दिनों के अंदर ही मतलब इनको इतनी मोहब्बत थी, इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि 5 दिनों के अंदर ही इनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। क्यों? क्योंकि टेंशन में, है ना, कि मतलब ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही चीज़ है कि जो लिखा होता है वो होता है ना। और इस चीज़ को तो कोई बदल नहीं सकता। बाकी ये चीज़ें कितनी सही है कितनी गलत, बाकी जो चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि ये जो ताजमहल है ना, तो यमुना नदी के दक्षिण तट पर यहीं पे तो है ना। और ये एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, हाथी दांत के सफ़ेद संगमरमर का ये मकबरा हो जाता है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? तो ताजमहल की बात कर रहे हैं। और कहते नहीं है कि ताजमहल जब बनता है तो मुमताज़ के मरने के बाद ही, है ना, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत करते थे, लेकिन जब ताजमहल बना तो वो तो ज़िंदा नहीं थी, ये चीज़ है। चलिए खैर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं विसर्प, हिमोड़, गार्ज, भृगु, क्या कहते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग टिक करें कि क्या आंसर हो जाएगा। तो ये गार्ज हो जाएगा, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं गार्ज की, तो ये यानी गार्ज इन घाटियों में खड़ी दीवारें होती हैं। क्या होती है? जैसे भाई गार्ज है, अब आप कहोगे गार्ज है क्या, है ना। तो ये क्या है? घाटियों में खड़ी दीवारें होती हैं और ये घाटियों के ऊपरी पाठक्रमों से बनती हैं। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं क्या? कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कृष्ण पक्ष कहा जाता है।
ठीक है ना। और कृष्ण पक्ष, इस दौरान क्या होता है, चंद्रमा का आकार घटता जाता है, ठीक है ना। जैसे कृष्ण पक्ष के बारे में पूछ लिया जाए कि इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यह है कि जो चंद्रमा है ना, इसका आकार घटता जाता है, इसलिए इसे वार्निंग भी कहा जाता है। और कृष्ण पक्ष को क्या माना जाता है, तो इसको अशुभ माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रोड, हिंदी में कहते हैं कोर, या मेंटल और भूपर्पटी यानी क्रस्ट, उपयुक्त सभी। तो सभी तो नहीं कहे जाते हैं, है ना। सभी भाई कैसे कहे जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं केंद्र को कहा जाता है। गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोल पृथ्वी के केंद्र को जो केंद्र है उसको कहते हैं क्रोड या कोर कहते हैं। और कोर क्या है, तो कोर पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग होता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो ये जो आपका हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, आप इसको कोर, और आप कोर भी बोल सकते हैं और क्रोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी का नाम हो जाता है, इंग्लिश का नाम हो जाता है। तो ये सबसे निचला हिस्सा होता है, और भूपर्पटी सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, और मेंटल क्या होता है, बीच को होते हैं, है ना। तो ये अंदरूनी भाग है। कोर में ज्यादातर क्या होता है, निकल और लोहा होता है। यहाँ पे क्या मिलता है, निकल और लोहा मिलता है। और कोर के दो भाग होते हैं। कोर में कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। भाई क्वेश्चन आ सकता है कि कोर में कितने भाग होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है ना। तो ये तो आपको पता हो गया कि लोहा पाया जाता है और निकल पाया जाता है। और इसमें देखिए दो भाग कौन कौन से होते हैं, बाहरी भाग भी होते हैं और अंदरूनी भाग भी, यानी बाहरी कोर और अंदरूनी कोर, ये दोनों हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर तो आपको मिल गया ना कि क्रोड कहते हैं, क्रोड या कोर कहते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 1%, 78% या 21% या 16%। तो आपको पता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो हो जाती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए 21% हो जाती है। क्या हो जाती है, 21% हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो रही है ना। और 78% क्या पाई जाती है, तो 78% आपकी, आप लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ पे अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये कई बार देखिए रिपीट कर चुके हैं हम, और आज अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, 21% क्या हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है। और हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हो जाती हैं, तो 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 15 हैं। तो हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियां हो जाती हैं वो हो जाती हैं 12। और अगर बात करते हैं तो संविधान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद है। कितने, तो 25 भागों में कितना है, तो 448 अनुच्छेद हैं। और यहाँ पे आज की सीरीज का अगला क्वेश्चन जो हो जाता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू कौन हो जाते हैं, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से और पूछ रहे हैं कि इन्होंने कौन सा धर्म बाद में अपनाया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज देखिए, आज के जो ये सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, और दोनों क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देने हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और हर एक चीज़ की जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। अजंता में गुफाओं की संख्या है, कितनी है, तो 42 है या 20 है या 25 है या 30 है। तो यहाँ पे देखिए अजंता की अगर बात हम करते हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में हैं, और ये गुफाएं घोड़े की नाल के आकार की हैं और वागुड़ नदी के किनारे बनी हुई हैं। क्योंकि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई अजंता की गुफाओं के बारे में, मतलब ये सिलेबस में है ना। तो अजंता की गुफाओं की संख्या यहाँ पे पूछी गई है। अब ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर हैं, और क्या पूछ सकते हैं ये किस आकार की हैं, किस नदी के, यानी किस नदी के तट पर हैं। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। यानी अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 30, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, तो तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तो साली, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं हम लोग देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया, तो यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय।
किसके शासनकाल में? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में, यानी सा ऑप्शन आपका राइट है। सबसे पहले भारत आया कौन? यानी यहाँ पे पूछने का मतलब ये है कि कौन विदेशी यात्री भारत आया है ना। तो सबसे पहले हैंसोंग आए, मार्को पोलो आए, इब्ने बतूता आए, मेगास्थनीज आए। तो ये आप आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल भी कुताही ना करें। आप टाइम दें, जब स्टडी को टाइम देंगे तो पढ़ाई तो आपकी हो ही जाएगी। और ऐसा भी नहीं सिर्फ आप टाइम दें, आप चेयर पर बैठे हैं टेबल के पास में और किताबें रखी हुई, ऐसा भी नहीं है। आप लोग क्लास को अटेंड करें, टाइम दें, तो तैयारी तो आप लोगों की अच्छी होगी ही और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग ये ना सोचें कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आए, जब आएगी तब हम पढ़ लेंगे, हम स्टडी कर लेंगे, तो उसके भरोसे पे बिल्कुल मत बैठें, क्योंकि वो तो होना ही होना है, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। वो बात अलग की है, थोड़ा सा लेट हो जाता है मामला, लेकिन जब लेट होता है ना तभी लोग क्या करते हैं, तभी लोग थोड़ा सा ये होता है अरे ठीक है बाद में पढ़ाई कर लेंगे, और एकदम से आ जाती है डेट शीट। कब है? 15 दिन के बाद है। अब क्या हुआ? अरे हमने तो कुछ तैयार ही नहीं किया, अब हम कैसे करें इतने कम दिनों में। और आप ये भी सोच लें जो 6 मंथ से पढ़ रहे हैं और जो यानी 6 घंटे पढ़ेंगे या 6 दिन पढ़ेंगे, वो और उनमें कोई तो फर्क होगा ना। वो भाई 6 महीने अपने आप को यानी अपने आप को क्या करे हैं, समर्पित करे हैं पूरे आपका एक सेमेस्टर में। और कोई ऐसा होगा जो सिर्फ एक रात में पढ़ के और एग्जाम दे आएगा। तो कुछ तो अंतर होगा। आपको सिर्फ पढ़कर पास नहीं होना है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ाना भी तो है। तो उस तरह से आप लोग तैयारी करें, पढ़ाना भी है, प्लस अभी तो आपके सेमेस्टर चल रहे हैं, अभी सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद सुपर टेट और भी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनको क्लियर करेंगे। भाई आपको एक सीट तो लेनी है, क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, 2 साल ये आपने कमाए हैं और अभी आप सीटेट क्लियर करेंगे। ऐसा ये सब चीज़ें आसान तो नहीं है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है, बहुत कुछ होता है, बहुत ताने भी मिलते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत ताने मिलते हैं। ये होते हैं ना, पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक जॉब नहीं मिल गई, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऊपर से अपने आप को इसमें समर्पित भी करो, ऊपर से लोगों की बातें भी सुनो, तो बहुत चीज़ें होती है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना है इसी में। बाकी तो आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। और चलिए हम इसके आंसर पर चलते हैं कि जो क्वेश्चन हो जाता है, सबसे पहले भारत आया कौन? भारत आया तो मेगास्थनीज हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया। अगर हम बात करें इब्ने बतूता की, तो इब्ने बतूता अरब यात्री, विद्वान और लेखक थे। और अगर हम बात करें मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत थे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि कंटिन्यू करने से ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसमें थोड़ी सी भी कुताही ना करें, टाइम को मतलब थोड़ा सा टाइम आप लोग निकालें ज़रूर स्टडी के लिए। कितना भी होता है ना, प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, उनको फेस करके आगे बढ़ना है। तो बढ़ना है यानी हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।